तो आज जो हम सेशन कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11th चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहां से एक या दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम में। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड वुड बी 1 और 2, और अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो ऑलमोस्ट इनवेरिएबली एक क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर का है, इसे हम थोड़ा सा इसकी बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नाइट्रोजन साइकिल से पहले का पार्ट और बाद का पार्ट। तो ये जो पहले का पार्ट है इसमें थोड़ा टाइम लगाइए। हमने आपसे कई बार कहा है कि जो फैक्चुअल बायोलॉजी है उसको पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक बार टाइम इन्वेस्ट करके फैक्ट शीट्स बनाइए, जो भी आपकी एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है लिख लीजिए उसको, और उसको लिखने के बाद में पिन अप कीजिए, क्योंकि याद करने वाली चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, वो अपने आप याद हो जाती है। तो अगर आप ये कोशिश करेंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले बहुत सारे फैक्ट्स आप रिवाइज करके जाएंगे और आपको एग्जाम में याद रहेगा, तो गड़बड़ हो सकती है। सो हमने ये कहा कि आप एक फैक्ट शीट बनाइए, फैक्ट शीट्स में जितना कॉम्प्रिहेंसिव फैक्ट शीट बना सकते हैं पहली बार टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसको पिन अप कीजिए और ड्यूटीफुली उसको रिपीटेडली रिवाइज कीजिए। रटने की कोशिश मत करिए, बस पढ़ते चले जाइए। एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तीन बार पढ़ेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा जब आप नॉवल पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, आप जब उसको दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो गई हैं। सो ये एक रिवीजन से जो मेमोरी बनती है, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, जो हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन में करता है, इसके काम में इसकी मदद कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। कंसेप्चुअल बायोलॉजी मैंने आपको ये बताया था, जो आपने पीछे बहुत सारे चैप्टर्स किए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के जो बाकी चैप्टर है, यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल, उसमें एक कंसेप्ट समझना चाहिए, और एक बार कंसेप्ट समझने के बाद में फिर उसको कन्फ्रंट करना चाहिए डिफरेंट तरह के क्वेश्चन से। तब आपको पता चलेगा कि आप कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक मोटे तौर पे तरीका हो सकता है बायोलॉजी को अप्रोच करने का। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हाइड्रोपोनिक्स का क्वेश्चन है। वो आपसे पूछेंगे इसमें एयरेशन क्यों करते जा रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें डली होनी चाहिए, किस तरह का पानी होना चाहिए, फिर व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ असेंशियलिटी। देखिए, इस क्राइटेरिया को आप चेंज नहीं कर सकते, ये डिफाइंड क्राइटेरिया है। सो यू कैन नॉट चेंज द डेफिनेशंस ऑफ समथिंग। कब आप किसी चीज को, किसी मिनरल को ये कहेंगे कि वो असेंशियल है, कब कहेंगे नहीं है। फिर ये लिस्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, इसके अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो आपकी जब फैक्ट शीट बनेगी तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के आप नाम लिखेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के नाम लिखेंगे, बेनिफिशियल एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे, और बार बार देखेंगे कि ये किधर आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ऑल द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एक्सेप्ट। सो उसमें एक मैक्रोन्यूट्रिएंट आपको डाल दिया जाए। सो इस तरह के क्वेश्चंस बड़े फैक्चुअल होते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये याद होंगे। फिर ये जो चार ग्रुप हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। इसके बाद में ये देखिए, बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है, नाइट्रोजन का क्या रोल है, फॉस्फोरस का क्या रोल है, किस फॉर्म में प्लांट इसको टेकअप करता है। 2019 में आयरन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल फैक्चुअल है। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है और टॉक्सिसिटी क्या है, और किसी का एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये बड़े स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस हैं, बहुत स्टीरियोटाइप क्वेश्चंस हैं, ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये वो पार्ट है जो मैं आपको ये कह रहा हूं, आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप इसका एक फैक्ट शीट बनाइए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए। यहां से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है नीट में। जो दूसरा क्वेश्चन है, जो नाइट्रोजन साइकिल, इसके बेसिक्स एक बार समझ लेते हैं। सो देखिए, नाइट्रोजन बहुत असेंशियल न्यूट्रिएंट है। सो ये तो आपको समझ में आ गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और अगर आप देखें अपनी एनसीईआरटी में, तो अगर हम नाइट्रोजन को आपकी एनसीईआरटी से ही पढ़ना शुरू करें तो ये देखिए बड़े ध्यान से, दिस इज द असेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई, सबसे ज़्यादा प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन। absorb as nitrate and this ammonium ion or nitrite and is required by all parts of plant, खास तौर पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, आप समझ पा रहे होंगे, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स एंड हार्मोन्स एटसेट्रा। सो आप समझ गए कि ये वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट को सबसे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। अब देखिए,
मेन चीज ये है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो 79-80% है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि ये जो नाइट्रोजन है ये डाई नाइट्रोजन है। सो देखिए, और इसमें ये 3 कोवलेंट बॉन्ड है, सो ट्रिपल बॉन्ड है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, और इस फॉर्म में प्लांट्स इसे यूज नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो हमें यह समझ में आ गई कि ये जो नाइट्रोजन है जितनी मर्जी हो, पर इस फॉर्म में डायरेक्टली प्लांट इसको यूज नहीं कर सकते। तो देखिए, 2 चीजें समझिए। पहली, प्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लांट इस फॉर्म में उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसको किसी तरह से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि आप इसको अमोनिया में कन्वर्ट कीजिए। किस में कन्वर्ट कीजिए? अमोनिया में। इसको आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। सो कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, अभी हम देखेंगे इसमें एक रोल नाइट्रेट का भी आएगा। सो हम ये कह रहे हैं, बेसिकली मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं शुरुआत के तौर पे, कि अगर आपने नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया तो आप इसे मोटे तौर पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हैं। और फिर इस अमोनिया को प्लांट यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, इसको डायरेक्टली टेकअप नहीं करेंगे। अमोनिया पानी में सोल्यूबल है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन टॉक्सिक बहुत है प्लांट्स के लिए। तो देखिए, प्लांट भी अमोनिया को डायरेक्टली यूज नहीं करेगा, डायरेक्टली टेकअप नहीं करेगा। तो इतनी लॉजिकल थिंकिंग मुझे समझ में आ गई कि सॉइल में अगर ये अमोनिया को, इस नाइट्रोजन को आपने अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, सो इट कैन टेक अप अ प्रोटॉन एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन। और ये वो अमोनियम आयन एक मेजर तरीका होगा जिस तरीके से प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमें बेसिक बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस चीज को इस तरह से समझते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, देखिए मैं थोड़ा सा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। इसको आपने फिक्स करा दिया, इसको आपने कहा नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कन्वर्ट किया इसको इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। सो ये मैं आपकी एनसीईआरटी का एक डायग्राम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये काम कौन कर सकता है? ये काम माइक्रोब्स कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या कहा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो देखिए, नाइट्रोजन साइकिल में पहला स्टेप हमें समझ में आ गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर देखिए, ये जो अमोनिया है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, कुछ बैक्टीरिया, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। दिस प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। सो नाइट्रिफिकेशन, देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपसे वो पूछेंगे कि ये वाले स्टेप में बैक्टीरिया का नाम बताइए और ये वाले स्टेप में बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, आप अभी एक चीज तैयार कीजिए दोबारा कि कौन सा स्टेप नाइट्रोसोमोनास करता है और कौन सा स्टेप नाइट्रोबैक्टर करता है। तो मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। सो देखिए बड़े ध्यान से, इसको अमोनियम आयन में कन्वर्ट करके प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट नाइट्रेट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सो ये इस फॉर्म में प्लांट इसको टेकअप करेगा, इस फॉर्म में प्लांट टेकअप करेगा। पहली बात तो ये समझ में आ गई हमको कि नाइट्रेट भी ले सकता है और अमोनियम आयन भी ले सकता है, थोड़ा बहुत नाइट्राइट भी जा सकता है, अभी जो हमने लाइन देखी। तो पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई। और यहां पर फिर वो इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा और उसको आपने ये कह दिया कि प्लांट इसको क्या करेगा? एसिमिलेशन, इसको एसिमिलेट करेगा। तो पहली कहानी तो ये समझ में आ गई, उसका बायोमास इंक्रीज करेगा, और हमने कहा ये एसिमिलेशन है। देखिए एक चीज और बात को ध्यान से समझिएगा, इस नाइट्रोजन फिक्सेशन को अगर तो बैक्टीरिया कर रहे हैं तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि मोनरा किंगडम के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, तब आप इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहेंगे। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इन्हें हम डायएज़ोट्रॉफ कहते हैं। सो इनको हम डायएज़ोट्रॉफ कहते हैं। ये इनकी कैपेबिलिटी है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की, इसीलिए बिना किसी एक्सटर्नल रेडीमेड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन के ये जिंदा रह सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई। सो आप डायएज़ोट्रॉफ को इस 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दूसरी चीज ये है कि इसको आप इंडस्ट्रियली भी बना सकते हैं। अगर आपने हेबर बॉश प्रोसेस पढ़ा है तो आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी इसकी कर सकते हैं।
तो हैबर-बॉश प्रोसेस, उसमें आप नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमोनिया में। और तीसरा देखिए ये जो NOx, सो बेसिकली केवल नाइट्रेट ही नहीं, मैं पूरा NOx की बात कर रहा हूं, और ये काम हो सकता है लाइटनिंग की वजह से। नेचर में जो लाइटनिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से ये काम हो सकता है। सो पहली चीज तो हमें यहां पर इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो सॉइल में नाइट्रेट है, इस कुछ नाइट्रेट को रिड्यूस कर सकता है। यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड टू फर्स्ट नाइट्राइट विच इज देन ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट, और इसको बेसिकली रिड्यूस कर सकते हैं कुछ बैक्टीरिया, और वापस इसको क्या बना सकते हैं, नाइट्रोजन बना सकते हैं। इस प्रोसेस को आप डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। सो इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है, एक तो सूडोमोनास कर सकता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, सूडोमोनास, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम और लिखा है आपकी एनसीईआरटी में, थायोबैसिलस। इसका मतलब रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस थिंग वुड बी कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम देखें इसको थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करें, तो आप ये देखिएगा कि यहां पर, अब देखिए बड़े ध्यान से, यहां पर ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, सो ये चीज यहां से टेकअप हो जाएगी प्लांट से, दिस कैन गो इनटू द एनिमल्स, so that will contribute to the animal biomass as well। यहाँ पर एसिमिलेशन एनिमल्स में भी हो सकता है, ये आप समझ गए होंगे, दोनों का बायोमास बन रहा है। और उसके बाद में इनका जो डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड बॉडी के बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, उसे डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करेंगे और वापस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अमोनिया में। और इस प्रोसेस को आप कहते हैं अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को आपने क्या कहा, अमोनिफिकेशन। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि एक्चुअली बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में बेसिक स्टेप्स क्या है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए इसको इकोलॉजी में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है मिनरल न्यूट्रिशन में। इसी को हम रिवाइज करेंगे इकोलॉजी में एक बार फिर। तो ये मैं रब कर देता हूं। देन नाउ लेट अस कंसिडर द रोल ऑफ द डायएज़ोट्रॉफ्स। तो जहां से क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमनली डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डायएज़ोट्रॉफ्स के बारे में बताइए। मैंने आपसे ये कहा था कि डायएज़ोट्रॉफ्स वो माइक्रोब्स हैं, वो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं अमोनिया की फॉर्म में। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे देखिए, अब ये जो डायएज़ोट्रॉफ्स हैं ये दो तरह के हैं। सो डायएज़ोट्रॉफ्स कैन बी फ्री लिविंग, दे कैन बी फ्री लिविंग। ये एक्चुअली फैक्ट शीट, मैं समझ लीजिए एक तरह से आपके लिए एक फैक्ट शीट बना रहा हूं। और दे कैन बी सिम्बायोटिक। और इन सब चीज़ों से पहले मुझे एक चीज़ ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो मैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा हूं, इसमें जो एंजाइम यूनिवर्सली इस्तेमाल होगा वो नाइट्रोजनेस है। सो let us look at this enzyme as well। तो एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अब मेरे सामने आ गया कि we will require, या these organisms they will be able to fix the atmospheric nitrogen only with the help of this enzyme nitrogenase। और ये जो nitrogenase है, it contains iron, it will have some other elements as well, and very frequently this would be molybdenum और इट कैन बी वेनेडियम। तो देखिए इसको कई बारी ये भी बोल दिया जाता है। सो अगर आप देखें तो ये आयरन के लिए, ये मोलिब्डेनम के लिए, एंड दिस इज फॉर कोफैक्टर। सो ये जो सिस्टम है नाइट्रोजनेस एंजाइम का, आप समझ गए कि इसमें मेन एक चीज़ क्या है, आयरन है, और साथ में आप देख रहे हैं कि मोलिब्डेनम या वेनेडियम हो सकता है। ऑब्वियसली एंजाइम है तो मेन पार्ट क्या होगा, प्रोटीन। वी आर लुकिंग एट द कोफैक्टर। सो इसीलिए हमने फेमो को इस तरह का शब्द इस्तेमाल यहाँ पर किया है। दूसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि ये एंजाइम रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो किसी भी कीमत पर जब ये काम कर रहा हो तो उस टाइम पर इसको एक्सपोजर ऑक्सीजन का नहीं होना चाहिए। सो दिस इज, हमने ये कहा, इट इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीजन।
सो ये एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा नाइट्रोजनेस एंजाइम के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है अब आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या है। एक चीज़ इंसिडेंटली इंटरेस्टिंग आपको बताऊं कि साइनोबैक्टीरिया को पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, आप जानते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद में इसको अब बैक्टीरिया में रखा है, किंगडम मोनरा। तो उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। प्रोकैरियोट्स हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है, सेल वॉल की होमोलॉजी है। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेबिलिटी है, और ये कैपेबिलिटी केवल मोनरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स के पास है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तो मैंने ये कहा कि फ्री लिविंग हो सकता है, सिम्बायोटिक हो सकता है। तो यहाँ से बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। सो लेट अस लुक एट व्हाट एग्जैक्टली आर these organisms. So free living can be anaerobic हो सकते हैं। anaerobic में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मिथेनोकोकस। तो देखिए मैं आपके लिए एक फैक्ट शीट बना रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसका एक टेम्पलेट बना करके इसको पूरा कीजिए अपने नोट से। देखिए इसके अलावा फैकल्टेटिव एनारोब हो सकते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब हो सकता है। आप जानते हैं फैकल्टेटिव एनारोब किसे कहते हैं। दिस वुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम, क्लेब्सिएला निमोनिये। ये वो बैक्टीरिया है जिसमें हमने ये जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है काफ़ी ढंग से पढ़ा भी है। तो ये याद रखिए, ये फैकल्टेटिव एनारोब है। ये अपने एंजाइम को जब बचाता है तो अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर देता है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा तो जो ऑक्सीजन आ रही है उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजनेस के एक्सपोजर की संभावना कम हो जाएगी। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहा है। देखिए इसके अलावा फिर तीसरा बैक्टीरियम है, वो एरोब है। ऑब्वियसली एक और आपने कहा एनारोबिक है, फैकल्टेटिव एनारोब है, तीसरा मैं क्या कह रहा हूं, एरोब है। और एरोब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरियम है, इसका नाम है एजोटोबैक्टर वाइनलैंडाई। सो दिस इज द बैक्टीरियम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका नाम आपने याद रखना है, दिस इज एजोटोबैक्टर। इसके बारे में ध्यान रखिए, ये भी इससे भी ज्यादा अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा देता है। तो देखिए किसी भी तरह से एंजाइम को किससे बचाना है, ऑक्सीजन से बचाना है। तो जिस टाइम पे ये नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है तो उस टाइम पर इसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और वहां पर जहां पर एंजाइम है वहां पर एक तरह की एनारोबिक कंडीशंस क्या हो जाएंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अगर नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर रहा है, ऐसे ही रह रहा है, तब वो काम की जरूरत नहीं है। सो फ्री लिविंग जो बैक्टीरिया में हो सकता है नाइट्रोजन फिक्स कर रहा हो सकता है नाइट्रोजन फिक्स ना कर रहा हो, लेकिन जिस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होगा तब अपना रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा ताकि इस एंजाइम को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद मैं दो और आपको ऑर्गेनिज्म बताऊंगा जो कि फोटोसिंथेटिक है। और आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि एक ऑक्सीजेनिक हो सकते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें आप जानते हैं बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। अभी हम इसकी जिक्र कर रहे थे, साइनोबैक्टीरिया। ये एनाबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ये साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। बाद में हम देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। और आप जानते हैं, आपने ये एक और चीज़ जब इनके बारे में पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जो फिलामेंटस जो कॉलोनी जो बनती है इनकी फिलामेंट की तरह, जो अलग अलग सेल्स होते हैं उसमें दे आर यूनिसेलुलर, लेकिन ये सब जुड़ करके आपकी एनसीईआरटी में वो डायग्राम है, मैं आपको दिखा सकता हूं। तो अगर आप देखें तो एक लेट मी सर्च इट डाउन बहुत जल्दी से। लेट अस लुक एट दिस डायग्राम एंड रिवाइज इट। ये देखिए, तो ये वो डायग्राम है जहां पर फिलामेंटस आपके सामने ब्लू ग्रीन एल्गी, देखिए बहुत सारे सेल हैं, इसमें कुछ स्पेशल सेल्स दिखाए हुए हैं। ये जो सेल्स हैं ये हेटेरोसिस्ट हैं और यहां पर वो एनारोबिक कंडीशंस रखता है और यहां पर नाइट्रोजनेस एंजाइम आसानी से काम कर सकता है। तो इसकी स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई कि इसकी स्ट्रेटजी ये है कि वो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर ही नाइट्रोजन फिक्स करेगा और वहां पर फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, उसे आपने कहा हेटेरोसिस्ट। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा,
ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें तो आपको मैंने बताया था कि कुछ बैक्टीरिया में एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है। सो जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की अगर आप बात करेंगे तो इस बैक्टीरियम का भी नाम याद रखिएगा। इस बैक्टीरिया का नाम है रोडोबैक्टर स्फीरोइडिस या स्फीरोइड्स, ये इस बैक्टीरियम का नाम याद रखिएगा। देखिए आपके सामने एक फैक्ट शीट बनती चली जा रही है। अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। तो बहुत फेमस आप जानते हैं राइजोबियम। राइजोबियम के बारे में आप जानते हैं, बड़े ध्यान से देखिए कि राइजोबियम फाबेसी फैमिली, दिस इज लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ये नोड्यूल फॉर्म करता है। एंड रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेग हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन है, लेग हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करेगा। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, एक बार मैंने आपको याद दिला दिया, राइजोबियम के बारे में आपको पता चल गया। इसके अलावा जो दूसरे बैक्टीरिया हैं इनको हम कहते हैं फ्रैंकियाज। ये जो फ्रैंकियाज हैं ये एक्टिनोराइजल प्लांट्स में, एक्टिनोराइजल प्लांट का मतलब ये हुआ कि ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, उनमें नाइट्रोजन फिक्स करता है फ्रैंकिया। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज ये याद रखिएगा, बहुत फेमस एग्जांपल रोजेसी फैमिली में के कुछ मेंबर्स के साथ में इसकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकती है। ये याद रखिएगा कि ये भी नोड्यूल बनाते हैं और इनमें भी हीमोग्लोबिन बनता है, हालांकि उसका रोल उतना ज़्यादा इल्यूसिडेटेड नहीं है जितना हमें राइजोबियम के बारे में, लेग हीमोग्लोबिन के बारे में ज़्यादा पता है। मुझे उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ रही है। और तीसरा, जैसे मैंने आपसे कहा था, लेट अस नॉट फॉरगेट साइनोबैक्टीरिया हियर। यहाँ पर हम फिर बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। हमने कहा कि साइनोबैक्टीरिया इधर भी लिखा था हमने, हम इधर भी लिख रहे हैं साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। अब आप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप याद रखिए, इनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंजाई के साथ भी हो सकती है। देखिए लाइकन में फंजाई और एल्गी मोर कॉमनली, लेकिन साथ में कई बारी साइनोबैक्टीरिया के साथ भी फंगस की एसोसिएशन हो सकती है, ये बात याद रखिएगा। दूसरा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रहेगा, एक फर्न, ये बहुत पूछा जाता है। और ये जो फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, इसका नाम है एजोला, और एक एनाबीना के साथ में इसकी बहुत फेमस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एग्रीकल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है और पैडी फील्ड्स में बहुत अच्छा बायो फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर आप देखें तो याद कीजिए साइकस, और साइकस में याद कीजिए कोरलॉइड रूट्स। ये बात आपको ध्यान आ गई कि ये एक क्वेश्चन यहां से अक्सर बहुत कॉमन मैंने क्वेश्चन देखा है। इसीलिए अब आप पूरा थोड़ा सा, मैंने हो सकता है सारे माइक्रोब्स ना लिखे हों, आप अपना जो है, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उससे इस लिस्ट को कंप्लीट कीजिए। इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। और याद रखिएगा फ्रैंकिया के बारे में, याद रखिएगा एजोला, एनाबीना, ये इनकी मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई। ये सारी के सारे एक फैक्ट शीट मेरे पास आ गए, और जब मैं इस फैक्ट शीट को कंप्लीट कर लूंगा तो बड़ी आसानी से इसको बार बार रिवाइज करूंगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए, जब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की इक्वेशन बड़े ध्यान से समझिए। अगला जो मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें हो क्या रहा है। तो देखिए, अगर आप देखें बड़े ध्यान से तो होना यह है कि नाइट्रोजन मैंने कहा इधर मुझे बनाना पड़ेगा अमोनिया, और देखिए इसको मुझे रिड्यूस करने के लिए H+ चाहिए, फिर मुझे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, प्लस मुझे ATP की एनर्जी चाहिए। तो ये चीज़ें चाहिए। मैं थोड़ा दूर लिख लेता हूँ दोबारा इसको। थोड़ा देखिए मैं किस तरह से इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, आपको ये याद ही है, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर चुके हैं। अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ऑन इन मेडिकल एंट्रेंस। सो वी सेड कि नाइट्रोजन विच इज डाइनाइट्रोजन, you require H+ ions, you require electrons, and you require ATP and ATP energy, and obviously it will produce ammonia, it will produce hydrogen, it will produce, obviously breakage of this would be producing plus inorganic phosphate. तो देखिए 16 ATP for 2 molecules of ammonia,
तो 16 एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। और देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का निकल रहा है। बड़े ध्यान से देख लीजिए इस चीज को। सो ये एक बेसिक इक्वेशन है। मुझे अब ये देखना है कि ये कितने चाहिए। तो आप देखिए 6 और 2 8, तो मुझे पता है यहां पर 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बहुत एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। तो अगर 1 मॉलिक्यूल अमोनिया के लिए पूछ लिया तो 8 एटीपी आंसर आएगा। तो देखिए अगर आपकी एनसीईआरटी में, अगर आप बड़े ध्यान से देखिए तो यहां पर देखिए उन्होंने जब ये इक्वेशन आपको बताई है तो देखिए ये N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन 16 एटीपी ये सब। लेकिन जैसे ही आप पीछे पेज पलटेंगे तो वो ये कह रहे हैं 8 एटीपी फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। सो बड़े ध्यान से देखिए। इसीलिए जब आप पढ़ते हैं एक बारी, पहली बारी थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब जो एक कंसेप्ट बन जाता है जो जिस पे एक और क्वेश्चन आ सकता है वो राइजोबियम और जो लेग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स हैं उनके बीच में जो नोड्यूल फॉर्मेशन है उसके बारे में थोड़ा सा आखिर में एक बार डिस्कस और कर लेते हैं। सो आई विल मेक अ डायग्राम, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। मैं एक सेक्शन बना रहा हूं रूट का। सो एक लेग्यूमिनस प्लांट के रूट का एक सेक्शन बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। सो लेट अस मेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ रूट, लेट अस से समथिंग लाइक दिस। और बाहर आप जानते हैं ये बाहर कवरिंग है, एपिडर्मल लेयर है, इसके नीचे कॉर्टेक्स होगा। तो थोड़ा सा ये डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नोड्यूल बनता है। अब देखिए इसके नीचे कॉर्टेक्स होगा, बीच में वास्कुलर बंडल्स। तो इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ये यहाँ पर वास्कुलर बंडल्स होंगे, ये आपको समझ में आ गया। इधर पेरिसाइकल और कॉर्टेक्स के सेल होंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रूट एपिडर्मल है सेल है, इनकी एक्सटेंशन बनाती है रूट हेयर। तो आप जानते हैं ये क्या बन गया, रूट हेयर बन गया। सो राइजोस्फीयर में जो रूट के आसपास का एरिया है तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। सो देखिए हर एक के साथ में नोड्यूल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो एक रिकॉग्निशन है, कुछ केमिकल्स बैक्टीरिया रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स प्लांट के रूट्स रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से इंफेक्शन पॉसिबल हो पाता है। इसमें बैक्टीरिया की निफ जीन्स भी इन्वॉल्व हैं। तो देखिए हमने ये कहा कि ये राइजोबियम यहाँ पर आसपास अब इन्होंने केमिकल्स सिक्रीट किए दोनों ने और एक दूसरे को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और इसकी वजह से हुआ क्या, ये थोड़ा सेल छोटा बना लेता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा सेल बन गया जल्दी के चक्कर में। तो देखिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हुआ ये कि ये इस तरह से कर्ल अप हो गया। देखिए बड़े ध्यान से, because of this chemical interaction it gets curled up something like this। तो आप देख रहे हैं ये कर्लिंग हो गई और इसके बाद में ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बैक्टीरियम ग्रो कर रहे थे। और इसकी वजह से होता ये है कि यहाँ से एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है। तो मैं कोई और कलर का पेन लेता हूँ। सो हमने ये कहा कि कर्ल हुआ, आपने देखा कर्ल हुआ। कर्ल होने के बाद में हम ये देखेंगे कि एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा समथिंग लाइक दिस, एक रास्ता बनेगा जिससे बैक्टीरियम दे विल बी कन्वेड टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। सो ये सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स में बैक्टीरियम आना शुरू होंगे। सो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया घुसना शुरू हुए, ये इन्फेक्शन थ्रेड बना। सो इसे हम कहते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जब रूट हेयर से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए बैक्टीरिया से, तो उसके पास का जो एनवायरनमेंट, आप रूट के आसपास के एनवायरनमेंट को राइजोस्फीयर कह सकते हैं, वहाँ पर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद इन्फेक्शन होना चाहिए, उसके लिए जो रूट हेयर की टिप है वो कर्ल होती है और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता है जिससे बैक्टीरिया दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, टू द सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स। तो थोड़ा सा ये वास्कुलर बंडल्स और छोटा कर लेते हैं। आई विल ट्राई टू शो यू समथिंग वेरी क्लियरली व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो देखिए बड़े ध्यान से, ये कॉर्टेक्स के सेल्स में आ गया। लेट अस से ये, अब देखिए जैसे ही ये अंदर आया तो पेरीसाइकिल के सेल, कुछ पेरीसाइकिल के सेल, देखिए ये पेरीसाइकिल के सेल है, इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया। और यहां पर हम कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स के सेल्स ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो देखिए ये कॉर्टेक्स के सेल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, डिवाइड करना शुरू कर दिया समथिंग लाइक दिस। आप देखिए बड़े ध्यान से। और उसके बाद में हमने ये कहा कि यहां पर ये इसने जाकर के बैक्टीरियम को छोड़ दिया,
इन सेल्स में बैक्टीरियम को छोड़ दिया। अब कॉर्टिकल सेल्स के अंदर कुछ वेसिकल्स बनेंगे और वेसिकल्स के अंदर ये बैक्टीरिया होंगे और बैक्टीरिया की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ये बैक्टीरिया रॉड शेप्ड हो जाएगा और राइजोबियम की इस रॉड शेप को आप बैक्टीरॉइड्स कहेंगे। सो ये भी बात आपको समझ में आ गई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह के वेसिकल्स आपको दिखाई देंगे, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, और उसके अंदर जो बैक्टीरियम आपको दिखाई देगा दैट बैक्टीरियम वुड एक्चुअली बी अ बैक्टीरॉइड एंड दिस वुड बी रॉड शेप्ड। ये देखिए बड़े ध्यान से, ये रॉड शेप बन रहा है। अब ग्रेजुअली ये दोनों में दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और फिर ये नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। सो फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें आपस में जुड़ गई, यहां से ये ग्रो कर रहे हैं, यहां से ये ग्रो कर रहे हैं, दिस शुड बी इजी। और ये इस तरह से अब हम कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ नोड्यूल फॉर्मेशन। ये नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ है इन सेल्स का। आप देखिए मैं थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, इसको हटा देते हैं। यहां पर ये नोड्यूल बाहर की तरफ एक्सपोज हो रहा है, देखिए समथिंग लाइक दिस। ये नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है और बीच में जो कुछ सेल्स थे उसमें आपने कहा कि ये वेसिकल्स थे और इन वेसिकल्स के अंदर हमने कहा कि देयर वर बैक्टीरॉइड्स, और ये बैक्टीरॉइड्स हमने कहा कि ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको बीच में इस तरह से दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली दिस विल ग्रो एंड दिस विल ग्रो, इसको यहां बना देते हैं, दिस विल ग्रो समथिंग। हाँ, एक और चीज होनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी शो यू समथिंग एल्स। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट दिस विल ट्राई टू एस्टैब्लिश, दे विल बी, यहां पे वास्कुलर बंडल्स हैं और आप जानते हैं जस्ट एडजेसेंट जो है ये पेरीसाइकिल के सेल्स ये डिवाइड कर रहे थे, दे विल बी रीचिंग दी वास्कुलर बंडल्स और वास्कुलर बंडल से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जाएगा। सो देखिए ये इस तरह से कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे वास्कुलर बंडल से। ये नोड्यूल के अंदर की कहानी हो रही है। और उसके बाद हमने कहा कि लास्ट में अगर आप देखेंगे तो समथिंग लाइक दिस वुड बी सीन, समथिंग लाइक दिस वुड बी सीन, दिस इज समथिंग लाइक दिस। और इस तरह से ये बहुत सारे सेल्स होंगे और बीच में हम ये देखेंगे यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर आप वो वेसिकल्स देखेंगे सेल में और उनके अंदर आपको ये बैक्टीरॉइड्स दिखाई देंगे। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। और ये बाकी सेल्स होंगे यहाँ पर पूरे और इस तरह से ये नोड्यूल फॉर्मेशन होगा। यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि मैं पूरा आगे नहीं बना पा रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज हाउ द नोड्यूल फॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स प्लेस। सो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फीचर हो सकता है, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। ऑब्वियसली वी मस्ट मेक समथिंग दैट विल ट्राई टू एस्टैब्लिश द relationship or the contact with the vascular bundles of the plant. So this is how the root nodule formation takes place in case of rhizobium. अब ये जो नोड्यूल है इसके अंदर हमने देखा बैक्टीरॉइड्स है, हमने देखा यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन होगा, लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होंगे। सो ये कंसेप्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि जितनी सिंप्लिसिटी से हमने कोशिश की है इसको समझाने की, आपको इसकी बेसिक समझ में आ गई होंगी। और अब जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले हाफ के खूब आप फैक्ट शीट्स बनाइए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए। यहां से एक या दो आसान क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं और आप बड़ी आसानी से इसको नीट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।